क्लास 12 इंग्लिश कलेडोस्कोप। चंदालिका, रबींद्रनाथ टैगोर। पेज नंबर 206। क्वेश्चन 1। हाउ डज प्रकृति's मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स ऑफ प्रकृति's एनकाउंटर विद द मंक? प्रश्न 1। जब प्रकृति की माँ को प्रकृति और साधु के बीच हुई मुठभेड़ के बारे में पता चलता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? आंसर। Prakriti's mother reacts with great astonishment when she learns of her encounter with Ananda, the Buddhist monk. She fears that Prakriti's talking to the monk might not be taken well as she is born in the lowest of untouchable caste, चंदालिका। उत्तर। प्रकृति की माँ को जब पता चलता है कि उसकी मुलाकात बौद्ध भिक्षु आनंद से हुई है, तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे डर है कि प्रकृति की भिक्षु से बातचीत को शायद लोग पसंद न करें, क्योंकि वह अछूत जाति में सबसे निचली जाति, चांडालिका में पैदा हुई है। पेज नंबर 216। क्वेश्चन 1। Will the spell work? What will happen when Ananda is made to come? प्रश्न 1। क्या मंत्र काम करेगा? जब आनंद को बुलाया जाएगा तो क्या होगा? Answer. The spell doesn't work over the monk. When Ananda comes home, he sees the house setting wasn't appropriate for a monk. He is filled with shame and with his inward prayers calls out to Buddha, who frees Ananda from the spell laid by the untouchable girl named Prakriti who fell in love with the monk. उत्तर। भिक्षु पर जादू काम नहीं करता। जब आनंद घर आता है तो वह देखता है कि घर का माहौल भिक्षु के लिए उपयुक्त नहीं है। वह शर्म से भर जाता है और अपनी आंतरिक प्रार्थनाओं के साथ बुद्ध को पुकारता है, जो आनंद को प्रकृति नामक अछूत लड़की द्वारा लगाए गए जादू से मुक्त करते हैं, जो भिक्षु से प्यार करती थी। थिंकिंग अबाउट द प्ले। क्वेश्चन 1। Why does something so ordinary and commonplace as giving water to a wayfarer become so significant to Prakriti? प्रश्न 1। एक राहगीर को पानी पिलाना जैसी साधारण और सामान्य बात प्रकृति के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? आंसर। प्रकृति belongs to the caste which others consider as lowest of the low, the untouchables. People even keep away from their shadows. Since her childhood, Prakriti has seen nothing but discrimination heaped upon people of her caste. So, when a monk demands water from her, it is a shocking surprise for her. There are separate wells and ghats where people from untouchable caste are allowed to take water. They are not allowed to roam anywhere near the public facilities used by people from the upper castes. So, before the encounter with the monk, Prakriti could not even dare to dream about serving water to such a person. This shows the significance of Prakriti giving water to a wayfarer. उत्तर। प्रकृति उस जाति से है जिसे दूसरे लोग सबसे नीच, अछूत मानते हैं। लोग उनकी छाया से भी दूर रहते हैं। बचपन से ही प्रकृति ने अपनी जाति के लोगों के साथ भेदभाव के अलावा कुछ नहीं देखा है। इसलिए जब कोई साधु उससे पानी मांगता है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। अलग अलग कुएं और घाट हैं जहां अछूत जाति के लोग पानी पी सकते हैं। उन्हें ऊंची जातियों के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सार्वजनिक सुविधाओं के आसपास भी नहीं फटकने दिया जाता। इसलिए साधु से मिलने से पहले प्रकृति ऐसे व्यक्ति को पानी पिलाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी। यह प्रकृति द्वारा एक राहगीर को पानी पिलाने के महत्व को दर्शाता है। क्वेश्चन 2। Why is the girl named Prakriti in the play? What are the images in the play that relate to this theme? प्रश्न 2। नाटक में लड़की का नाम प्रकृति क्यों रखा गया है? नाटक में कौन सी छवियां इस विषय से संबंधित हैं? आंसर। The word Prakriti means nature and the girl has been given this name to represent the nature. There are numerous images depicting the nature. For example, at the beginning of the play, Prakriti's mother talks about crows on tree and about scorching sun of the month. After that, Prakriti's green sari has been compared with young shoots of paddy.
The author also talks about some basic desires of human being, i.e. of thirst and kama. उत्तर, प्रकृति शब्द का अर्थ है प्रकृति और लड़की को यह नाम प्रकृति को दर्शाने के लिए दिया गया है। प्रकृति को दर्शाने वाली कई छवियां हैं। उदाहरण के लिए नाटक की शुरुआत में प्रकृति की मां पेड़ पर कोवे और महीने की चिलचिलाती धूप के बारे में बात करती है। उसके बाद प्रकृति की हरी साड़ी की तुलना धान की नई टहनियों से की गई है। लेखक मनुष्य की कुछ बुनियादी इच्छाओं यानी प्यास और काम के बारे में भी बात करता है। Question 3. How does the churning of emotions bring about self-realization in Prakriti even if at the cost of her mother's life? प्रश्न 3. भावनाओं के मंथन से प्रकृति में आत्म साक्षात्कार कैसे होता है, भले ही इसके लिए उसकी मां का जीवन ही क्यों न कुर्बान हो जाए? Answer. There are two stages of self-realization in Prakriti. The first instance is when she realizes that she can quench the thirst of another human being, contrary to her earlier mental conditioning that Chandals are of no use to the society. After that, when Ananda comes to her, under the influence of Buddha's curative antidote to the magic of Prakriti's mother, Prakriti realizes that Ananda's life does not need worldly pleasures. Then Prakriti realizes her folly. उत्तर, प्रकृति में आत्म साक्षात्कार के दो चरण हैं। पहला तब होता है जब उसे एहसास होता है कि वह दूसरे इंसान की प्यास बुझा सकती है, जबकि उसकी पहले की मानसिक स्थिति यह थी कि चांडाल समाज के लिए किसी काम के नहीं है। उसके बाद जब आनंद प्रकृति की मां के जादू के लिए बुद्ध के उपचारात्मक प्रतिकारक के प्रभाव में उसके पास आता है, तो प्रकृति को एहसास होता है कि आनंद के जीवन को सांसारिक सुखों की आवश्यकता नहीं है। तब प्रकृति को अपनी मूर्खता का एहसास होता है। Question 4. How does the mirror reflect the turmoil experienced by the monk as a result of the working of the spell? प्रश्न 4. मंत्र के प्रभाव के परिणामस्वरूप भिक्षु द्वारा अनुभव की गई उथल-पुथल को दर्पण किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है? Answer. The mirror reflects various stages of turmoil experienced by the monk as a result of working of the spell. The monk is seen to be restless during his journey to and from Vaishali. He is seen to wandering through mountains and forests. उत्तर, दर्पण में मंत्र के प्रभाव के कारण साधु द्वारा अनुभव की गई उथल-पुथल के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है। साधु को वैशाली से आने जाने के दौरान बेचैन देखा गया है। वह पहाड़ों और जंगलों में भटकता हुआ दिखाई देता है। Question 5. What is the role of the mother in Prakriti's self-realization? What are her hopes and fears for her daughter? प्रश्न 5. प्रकृति के आत्म साक्षात्कार में मां की क्या भूमिका है? अपनी बेटी के लिए उसकी क्या आशाएं और क्या आशंकाएं हैं? Answer. When the mother hears about Prakriti's desire to offer herself to Ananda's service, the mother forbids her to go ahead. Her mother gives various suitable reasons for that. She says that it would be a sin to distract a monk. After that, the mother gives in to Prakriti's desire and agrees to cast a spell on Ananda. At the end of the play, the mother dies. Her death signifies the punishment for the sin which the mother and daughter duo have committed. This makes Prakriti to see through the futility of her exercise. उत्तर, जब मां प्रकृति की खुद को आनंद की सेवा में समर्पित करने की इच्छा के बारे में सुनती है, तो मां उसे ऐसा करने से मना कर देती है। उसकी मां इसके लिए कई उपयुक्त कारण बताती है। वह कहती है कि एक भिक्षु को विचलित करना पाप होगा। उसके बाद मां प्रकृति की इच्छा के आगे झुक जाती है और आनंद पर जादू करने के लिए सहमत हो जाती है। नाटक के अंत में मां मर जाती है। उसकी मृत्यु उस पाप की सजा का प्रतीक है जो मां और बेटी की जोड़ी ने किया था। इससे प्रकृति को अपने अभ्यास की निरर्थकता का एहसास होता है। Question 6. Acceptance of one's fate is easy. Questioning the imbalance of the human social order is tumultuous.
Discuss with reference to the play. प्रश्न 6. अपने भाग्य को स्वीकार करना आसान है. मानवीय सामाजिक व्यवस्था के असंतुलन पर सवाल उठाना उथल-पुथल भरा है. नाटक के संदर्भ में चर्चा करें. Answer. It is true that acceptance of one's fate is easy. Most of the people learn to live with the way life comes to them. Breaking the shackles of social order is fraught with risks of agony and suffering. Questioning the imbalance of the human social order is tumultuous because an individual is powerless against the deep entrenched mindset of the society. उत्तर. यह सच है कि किसी के भाग्य को स्वीकार करना आसान है. ज्यादातर लोग जीवन के साथ जीना सीख जाते हैं. सामाजिक व्यवस्था की बेड़ियां तोड़ना पीड़ा और तकलीफ के जोखिम से भरा है. मानवीय सामाजिक व्यवस्था के असंतुलन पर सवाल उठाना उथल-पुथल भरा है क्योंकि समाज की गहरी जड़ जमाई मानसिकता के सामने एक व्यक्ति शक्तिहीन है. To understand this, you can take many examples of atrocities against people of scheduled castes when such people try to assert their identity. You will find numerous news about a groom from scheduled caste beaten black and blue because he tried to ride a horse during marriage procession. You will also find news about a person from scheduled caste getting punishment because he sported a moustache, because sporting a moustache is considered the privilege of some upper caste men only. इसे समझने के लिए आप अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार के कई उदाहरण ले सकते हैं जब ऐसे लोग अपनी पहचान का दावा करने की कोशिश करते हैं. आपको अनुसूचित जाति के एक दूल्हे के बारे में कई खबरें मिलेंगी जिसे इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने बारात के दौरान घोड़े पर चढ़ने की कोशिश की थी. आपको अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को इसलिए सजा दी गई क्योंकि उसने मूंछ रखी थी, क्योंकि मूंछ रखना केवल कुछ उच्च जाति के पुरुषों का विशेषाधिकार माना जाता है. Appreciation. Question 1. How does the dramatic technique suit the theme of the play? प्रश्न 1. नाटकीय तकनीक नाटक के विषय के अनुरूप किस प्रकार है? Answer. The author has used two dramatic techniques prominently in this play, and they are ethos and pathos. Ethos means the belief system of a culture or a community. The author tells about the set of beliefs which segregate people of different castes in the society. Pathos means a sense of pity for the theme or a character. By highlighting the pains of the Chandalas, the author has used this dramatic technique. Both the techniques suit the theme of the play because the play is about the pains, desires and struggles of a person from the untouchable section of the society. उत्तर. लेखक ने इस नाटक में दो नाटकीय तकनीकों का प्रमुखता से इस्तेमाल किया है और वे हैं लोकाचार और करुणा. लोकाचार का अर्थ है किसी संस्कृति या समुदाय की विश्वास प्रणाली. लेखक उन मान्यताओं के समूह के बारे में बताता है जो समाज में विभिन्न जातियों के लोगों को अलग करती हैं. करुणा का अर्थ है विषय या चरित्र के प्रति दया की भावना. चांडालों की पीड़ा को उजागर करके लेखक ने इस नाटकीय तकनीक का इस्तेमाल किया है. दोनों तकनीकें नाटक के विषय के अनुकूल हैं क्योंकि नाटक समाज के अछूत वर्ग के व्यक्ति के दर्द, इच्छाओं और संघर्षों के बारे में है. Question 2. By focusing attention on the consciousness of an outcast girl, the play sensitized the viewer-reader to the injustice of distinctions based on the accidents of human birth. Discuss how individual conflict is highlighted against the backdrop of social reality. प्रश्न 2. एक बहिष्कृत लड़की की चेतना पर ध्यान केंद्रित करके नाटक दर्शक पाठक को मानव जन्म की दुर्घटनाओं के आधार पर भेदभाव के अन्याय के प्रति संवेदनशील बनाता है. चर्चा करें कि सामाजिक वास्तविकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ व्यक्तिगत संघर्ष को कैसे उजागर किया गया है. Answer. Prakriti and her mother are living their lives the way any other person from their caste is supposed to live. They have accepted their fate of living on the fringes of the society, and they don't want to confront the social order. But when Prakriti meets Anand, the Buddhist monk,
She goes through a sort of awakening. She realizes her worth as a human being. In order to utilize her potential as a human being, she decides to offer herself to the monk. This shows the conflict between the set social order and aspiration of an individual. Dialogues by her mother illustrate the inherent conflict. उत्तर, प्रकृति और उसकी माँ अपना जीवन उसी तरह जी रही हैं, जिस तरह से उनकी जाति के किसी भी अन्य व्यक्ति को जीना चाहिए। उन्होंने समाज के हाशिए पर रहने की अपनी आस्था को स्वीकार कर लिया है और वे सामाजिक व्यवस्था का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन जब प्रकृति बौद्ध भिक्षु आनंद से मिलती है, तो वह एक तरह की जागृति से गुजरती है। उसे एक इंसान के रूप में अपनी कीमत का एहसास होता है। एक इंसान के रूप में अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए वह खुद को भिक्षु को समर्पित करने का फैसला करती है। यह निर्धारित सामाजिक व्यवस्था और एक व्यक्ति की आकांक्षा के बीच संघर्ष को दर्शाता है। उसकी माँ के संवाद अंतर्निहित संघर्ष को दर्शाते हैं। Question 3. I will enthrone you on the summit of all my dishonor and build your royal seat of my shame, my fear and my joy. Pick out more such examples of the interplay of opposites from the text. What does this device succeed in conveying? प्रश्न 3. मैं तुम्हें अपने सारे अपमान के शिखर पर सिंहासनारूढ़ करूंगा और अपनी शर्म, अपने भय और अपने आनंद के स्थान पर तुम्हारा राजसी आसन बनाऊंगा। पाठ से विपरीतार्थक शब्दों के परस्पर प्रभाव के ऐसे और उदाहरण चुनिए। यह युक्ति क्या संदेश देने में सफल होती है? आंसर. Following is an example which shows the interplay of opposites. उत्तर, निम्नलिखित एक उदाहरण है जो विपरीतों की परस्पर क्रिया को दर्शाता है। I started up trembling and bowed before his feet, without touching them. मैं कांपने लगा और उनके पैरों को छुए बिना ही उनके आगे झुक गया। Prakriti wants to show her gratitude to the grand gesture shown by the monk. She is trembling because she got the respect beyond her wild imagination. She is bowing before the monk's feet to show reverence. But she desists from touching his feet because touch by a person from the Chandala caste is considered to have polluting effect on a person from the upper caste. प्रकृति साधु द्वारा दिखाए गए महान व्यवहार के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहती है। वह कांप रही है क्योंकि उसे अपनी कल्पना से परे सम्मान मिला है। वह साधु के चरणों में झुककर श्रद्धा प्रकट कर रही है, लेकिन वह उसके पैर छूने से बचती है क्योंकि चांडाल जाति के व्यक्ति द्वारा स्पर्श करने से उच्च जाति के व्यक्ति पर अपवित्र प्रभाव पड़ता है। This device succeeds in portraying the conflict in the drama. यह युक्ति नाटक में संघर्ष को चित्रित करने में सफल होती है। Question 4. Shadow, mist, storm on the one hand, flames, fire on the other. Comment on the effect of these and similar images of contrast on the viewer reader. प्रश्न 4. एक ओर छाया, धुंध, तूफान, दूसरी ओर ज्वाला, आग। दर्शक पाठक पर इन और इसी तरह की विपरीत छवियों के प्रभाव पर टिप्पणी करें। आंसर. Words in the first group are in total contrast with word in the second group. Prakriti has lived all her life under shadow, mist and storm. This means that she has been put inside a watertight compartment by the accident of her birth. She cannot live the way people of mainstream live. She has to be content with all the ignominy which society bestows on people of her caste. Once she happens to meet Ananda, she gets flame and fire on her hand. The fire is of a newfound discovery of her worth as a human being. The fire works like a double-edged weapon. Fire can cook food, but it can also destroy a whole village. Prakriti runs the risk of ostracization if she tries to fulfill her desire to serve the monk the way she wants to serve. उत्तर. पहले समूह के शब्द दूसरे समूह के शब्दों से बिल्कुल विपरीत हैं। प्रकृति ने अपना सारा जीवन छाया, धुंध और तूफान के बीच गुजारा है।
इसका मतलब है कि वह अपने जन्म की दुर्घटना से एक जलरोधी डिब्बे में बंद हो गई है। वह मुख्यधारा के लोगों की तरह नहीं रह सकती। उसे उन सभी अपमानों से संतुष्ट रहना होगा जो समाज उसकी जाति के लोगों को देता है। एक बार जब वह आनंद से मिलती है तो उसके हाथों में ज्वाला और आग लग जाती है। यह आग एक इंसान के रूप में उसके मूल्य की एक नई खोज है। आग दोधारी हथियार की तरह काम करती है। आग खाना पका सकती है, लेकिन यह पूरे गांव को भी नष्ट कर सकती है। अगर प्रकृति भिक्षु की सेवा करने की अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करती है तो उसे बहिष्कृत किए जाने का खतरा है। थैंक्स।